नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भाजपा जारी करेगी प्रत्याशियों की पहली सूची, करीब 60 नामों पर सहमति। दूसरी लिस्ट को लेकर 26 जनवरी तक करना होगा इंतजार। चौथे दिन भी हरक सिंह रावत को लेकर कांग्रेस में शामिल होने पर सस्पेंस बरकरार। हाईकमान के बुलावे का हरक को इंतजार, लेकिन रास्ते का रोड़ा बन रहा 2016 का काला अध्याय। चुनावी सीजन में अलर्ट मोड पर प्रशासन, अलग अलग 2 जगहों से लाखों की नकदी बरामद। दस्तावेज बरामद न होने पर निर्वाचन को सौंपा मामला। और प्रदेश भर में आज से बदला मौसम का मिजाज, पूर्वानुमान के मुताबिक बर्फबारी और बारिश के आसार। कड़ाके की ठंड से फिलहाल राहत नहीं। विधानसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन प्रत्याशियों की घोषणा अब भी इंतजार कराने के लिए तुली हुई है। कांग्रेस हो या बीजेपी, जनता दोनों ही पार्टी के प्रत्याशियों की सूची का इंतजार कर रही है। जानकारी है कि कांग्रेस से पहली सूची आज जारी कर सकती है। बता दें, दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम को होगी। बैठक के बाद प्रत्याशियों की पहली सूची घोषित होने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि सीईसी की बैठक में पूर्व सीएम हरीश रावत को लेकर भी निर्णय लिया जा सकता है। अभी तक खबर है कि हरदा, डीडीहाट या फिर रामनगर से चुनाव लड़ सकते हैं। उत्तराखंड के सबसे चर्चित नेताओं में हरक सिंह रावत भी शामिल है। राजनीतिक करियर के उस दोराहे पर आज वो खड़े हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि वो कहां जाए, जो कि संभवतः अब तक ऐसा कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। और इसी से जुड़ी आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड के सबसे चर्चित नेताओं में से एक हरक सिंह रावत अपने राजनीतिक कैरियर के उस दोराहे पर आकर खड़े हो गए, जहां वो संभवतः अब तक के सबसे मजबूर और कमजोर हालात में हैं। 2016 में हरीश रावत की सरकार गिराने की अगुवाई करने वाले हरक सिंह रावत पिछले 5 सालों में अपने राजनीतिक कैरियर में जहां ठसक के साथ दिखे, तो 2022 की शुरुआत उन्हें घुटनों के बल पर ले आया। जिस हरक सिंह रावत को 2016 के बाद हरीश रावत के खिलाफ बयानबाजियां करते हुए देखा और सुना गया, वो हरक सिंह रावत अब हरीश रावत को बड़ा भाई बताकर अपने मजबूर होने का सबूत खुद ही दे रहे हैं। उत्तराखंड की राजनीति में कुछ लोग हरक सिंह रावत को शेरे गढ़वाल भी कहा करते थे। मौजूदा हालात में अब वो सोच सकते हैं कि उत्तराखंड की राजनीति का ये शेर भरी जवानी में ही कांग्रेस के रहमो करम पर आकर टिक गया। ये शेर अब न शिकार कर सकता है और न ही इसे अपने ठिकाने का पता है। दिलचस्प ये भी है कि इस शेर का कभी कोई इलाका रहा ही नहीं। हर बार इलाके बदलकर शिकार करने का आदी ये शेर अब अपने इलाके को लेकर भी मुतमईन नहीं हो सकता। हरक सिंह रावत के लिए पिछले कुछ दिन उनके राजनीतिक कैरियर के वो दिन रहे होंगे जब वो स्वतंत्र हैं और पार्टी के बंधनों से हटकर सोचने के लिए मुक्त भी हो चुके हैं। हालांकि हरक ने ये दिन आने की दुआ तो नहीं मांगी होगी, लेकिन अब ऐसे दिन आ ही गए तो सोचने में गुरेज होगा भी नहीं। हरक सिंह रावत राजनीति के जिस दौराहे पर खड़े हैं, उसके बाद उनके लिए क्या वाकई कोई विकल्प नहीं बचा? सवाल ये भी है कि हरक सिंह रावत का राजनीतिक प्रभाव कब कम होने लगा? क्या हरक सिंह रावत चुनाव में जीत की गारंटी लेकर वापस आ सकते हैं? एक रिपोर्ट। हरक सिंह रावत कभी चुनाव में जीत की गारंटी माने जाते थे। राजनीतिक कैरियर में हरक सिंह रावत उस दौर में भी पहुंचे जब वो अपने आसपास की सीटों पर भी प्रभाव डालने की स्थिति में पहुंच गए। लेकिन बदलते सियासी समीकरणों के साथ हरक सिंह रावत का प्रभाव धीरे धीरे कम होता दिखने लगा। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि हरक सिंह रावत के लिए बीजेपी में जाना उनके अपने सियासी कद को कम करने जैसा रहा। बीजेपी का अनुशासन उन्हें उन सीमाओं में लेकर आ गया जहां उनका अपना प्रभाव कम और पार्टी का प्रभाव अधिक दिखने लगा। कांग्रेस में हालात कमोबेश उलट होते हैं। कांग्रेस में रहने के दौरान कांग्रेस से अधिक हरक सिंह रावत अपना प्रभाव दिखाते रहे हैं। 5 साल बीजेपी में रहने के बाद अब जब हरक बीजेपी से निकाले जा चुके हैं, तो ऐसे में ये सवाल लाजमी है कि हरक सिंह रावत क्या अब भी उतने ही प्रभावशाली रह पाएंगे? क्या हरक सिंह रावत अब भी चुनाव में जीत की गारंटी माने जा सकते हैं? मौजूदा हालात और हरक की स्थिति देखकर ये कह पाना मुश्किल है कि वो अब चुनाव में जीत की गारंटी माने जा सकते हैं। अपने बहू के लिए चुनावी जमीन तैयार करने में लगे हरक सिंह रावत को अब ये शायद महसूस भी होने लगा है कि उनकी अपनी सियासी जमीन खिसकने लगी है।
यही वजह है कि वो अब पार्टी के लिए काम करने की बात करने लगे हैं। हरक सिंह रावत एक ऐसे नेता रहे हैं जो कि हमेशा से चर्चाओं में रहे। 2016 के वाकये के बाद से बागी चेहरा ऐसा सब उभरकर सामने आया कि उत्तराखंड के कई नेता इनके पीछे चढ़ने लगे, नेताओं का हुजूम इनके पीछे देखने लगा। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या हरक सिंह रावत को किसी और की जरूरत पड़ने की नौबत आई है। एक रिपोर्ट। ये सरकार अब 1 मिनट भी रहने का अधिकारी नहीं है। ये सदन के अंदर अल्पमत में आ गई है और ये संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि कोई सरकार फाइनेंस के बिल पर अगर गिरती है तो वो सरकार बहुमत खो चुकी है, और जो सरकार सदन के अंदर सदन फ्लोर पर सदन के अंदर अपना बहुमत खो चुकी है, ऐसी सरकार को स्वयं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन हरीश रावत इतना बेशर्म है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन इसलिए हम सरकार से महामहिम राज्यपाल से जो है उनके बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। 2016 के ये वो बयान हैं जब हरक सिंह रावत एंग्री यंग मैन की भूमिका में दिखने लगे थे। कांग्रेस के बागियों को बस में सवार करने से लेकर चार्टर्ड प्लेन तक पहुंचाने में अहम रोल निभाने वाले हरक सिंह जिस बगावत के झंडे को लेकर चले, वो झंडा अब उन्हें छोड़ चुका है। कभी बागियों की अगुवाई करने वाले हरक अब अपने पीछे तो छोड़िए, अपने साथ के लिए भी एक अदद साथी को तलाश नहीं कर पा रहे। हालात यूं बदले कि कभी दांत काटी दोस्ती रखने वाले उनके राजनीतिक सखा भी उन्हें दूर से भी देखना नहीं चाहते। अपने पीछे समर्थकों की फौज लेकर चलने वाले हरक अब पिछलग्गू ही सही, लेकिन राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए हर बलिदान के लिए तैयार हैं। ये सच है कि राजनीति में हमेशा के लिए न कभी कोई मतभेद होता है और न ही कोई यारी होती है। समय और परिस्थिति के आधार पर राजनीतिक निष्ठाएं अपना ठिकाना आसानी से बदल लेती हैं। हरक सिंह रावत के साथ भी ऐसा ही है। हालांकि अब सवाल सिर्फ हरक के राजनीतिक अस्तित्व का नहीं, बल्कि उनकी सियासी विरासत को आगे ले जाने का भी उठने लगा है। हरक अपनी पुत्र वधू के मुंह में उस राह पर चल पड़े हैं जहां उन्हें समझौते भी करने होंगे और त्याग भी करना पड़ सकता है। ऐसे में इस बात की उम्मीद नहीं रखी जा सकती है कि हरक सिंह रावत के साथ नेताओं की फौज दिखाई पड़ेगी। विधानसभा चुनाव से पहले देहरादून में ईवीएम मशीनों की जांच की जा रही है। देहरादून सर्वे ऑफ इंडिया में ईवीएम की मशीनों को चेक किया गया है। साथ ही मतदान में ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर जिला निर्वाचन के समस्त जिम्मेदारी अधिकारियों को भी सौंपी गई है। कर्मचारियों को ईवीएम के बारे में भी जानकारी दी गई है। अभी हमने एनआईसी में फर्स्ट रैंडमाइजेशन ऑफ ईवीएम मशीन्स हमने किया है। इससे ये अभी क्लियर हो गया है कौन कौन सी मशीन्स जो हैं कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट जो है कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र के लिए आवंटित हुए हैं। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने किया गया था और इसकी पूरी संपूर्ण जो प्रोसीडिंग्स हैं इसकी वीडियोग्राफी भी की गई है। इसके उपरांत जहां एक तरफ दोनों बड़े राष्ट्रीय दल कांग्रेस बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने में वक्त लगाया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड क्रांति दल ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। यूकेडी के सूची में 14 लोगों के नाम जो हैं उनका ऐलान किया गया है। आपको बताते हैं कि इन 14 नाम में कौन कौन लोग शामिल हैं। भले ही यूकेडी ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी हो, लेकिन टिकट आवंटन के बाद यूकेडी कार्यकर्ताओं ने अपने ही नेताओं पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए देहरादून में जमकर हंगामा किया। यूकेडी की महिला प्रदेश अध्यक्ष का आरोप है कि पिछले कई सालों से चुनाव की तैयारी कर रही हैं, मगर पार्टी की तरफ से उनको अनदेखा किया गया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्हें बाकी सीटों पर किसी एक सीट से टिकट नहीं दिया गया तो वो इसका विरोध करेंगी। हम ये कह रहे कि मैं महिला प्रकोष्ठ विंग की इन्होंने अध्यक्ष बना रखा मुझे। ये किसी भी चीज में, चाहे वो इन्होंने पर्यवेक्षक बनाया है, चाहे इन्होंने प्रभारी बनाया है, चाहे घोषणा पत्र जारी करा, कहीं भी हम लोगों को पूछा नहीं जा रहा है। तो हमारी नाराजगी दल के शीर्ष नेता से आज 42 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए। आज ये स्थिति रही, तभी आज धरातल में हम जीरो है आज की डेट में। लेकिन अब हम बिल्कुल ऐसा नहीं होने देंगे। चुनाव सर पे आज हमने कहते कि 4-5 सीटें जो और बची हुई है उनकी घोषणा करेंगे, नहीं तो हम यहीं पे हमारा धरना चलता रहेगा। पौड़ी जिले में पूर्व विधायक और वर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम ने बीजेपी के टिकट से चौबट्टाखाल विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश की है। उन्होंने कहा कि अगर इस विधानसभा सीट से सिटिंग विधायक और मंत्री सतपाल महाराज प्रदेश की किसी अन्य सीट से चुनाव लड़ते हैं तो चौबट्टाखाल सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। यशपाल बेनाम ने कहा कि अगर उन्हें टिकट मिलता है तो वो पार्टी के उम्मीदों पर खरा उतरते नजर आएंगे।
पत्रकार वार्ता में मैंने एक बात कही है कि मैं चौबट्टा खाल से अपनी दावेदारी मैंने जिलाध्यक्ष संपत सिंह रावत जी को अपनी दावेदारी का पत्र प्रस्तुत किया है। हालांकि मैं मानता हूं कि वहां से 2 बार के विधायक और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री, जो कि जिनका एक बहुत बड़ा वजूद राजनीति में भी है, आध्यात्म में भी है, उनकी पर्सनैलिटी भी भरपूर है वो, तो मैंने चौबट्टा खाल से दावेदारी इसलिए प्रस्तुत की है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सतपाल महाराज इस राज्य का नेतृत्व केंद्र में करें। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। भाजपा जारी करेगी प्रत्याशियों की पहली सूची, करीब 60 नामों पर सहमति। दूसरी लिस्ट को लेकर 26 जनवरी तक करना होगा इंतजार। चौथे दिन भी हरक सिंह रावत को लेकर कांग्रेस में शामिल होने पर सस्पेंस बरकरार। हाईकमान के बुलावे का हरक को इंतजार, लेकिन रास्ते का रोड़ा बन रहा 2016 का काला अध्याय। चुनावी सीजन में अलर्ट मोड पर प्रशासन, अलग अलग 2 जगहों से लाखों की नकदी बरामद। दस्तावेज बरामद न होने पर निर्वाचन को सौंपा मामला। और प्रदेश भर में आज से बदला मौसम का मिजाज, पूर्वानुमान के मुताबिक बर्फबारी और बारिश के आसार। कड़ाके की ठंड से फिलहाल राहत नहीं।